नाज़रीन, बावजूद इसके कि जो पीस है उसकी एग्जैजरेशन की जा रही है, जो सूरत हाल है उसको एग्जैजरेट करके एक पीस के तौर पर जब वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद नाज़रीन यहां पर सीरियस डाउट्स हैं, सीरियस फियर्स हैं और कंसर्न है कि इजराइल का जो फुल स्केल वॉर है वो दोबारा से फलस्तीनियों पर शुरू हो सकती है। फुल स्केल इजरायली हमले जो है वो गजा पर दोबारा से शुरू हो सकते हैं। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि कल से इजराइल के जो हमले हैं, इजराइल की जो बमिंग है वो गजा पर दोबारा से शुरू हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले इजराइल की जानिब से पूरी गजा पट्टी में एक बार फिर हमले किए गए हैं। कल से ये हमले शुरू हुए हैं और अभी कुछ देर पहले एक बार फिर पूरी गजा पट्टी के पर जब वो इजराइल की जानिब से हमले किए गए हैं जिसमें फलस्तीनियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। दूसरी तरफ जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है उसने आर्मी को यह ऑर्डर दिया है कि वो टनल जो है उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे और तीसरी तरफ जो इजराइल की जमीनी फौज है उनके बारे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो फलस्तीनियों के जो होम्स है, फलस्तीनियों के जो घर हैं उनको डेटोनेट कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और चौथी तरफ जो है एड अभी तक रुकी हुई है। एड एक आप कह लें कि अनरिस्ट्रिक्टेड और जितना एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक भी वो जो एड है अंदर नहीं आने दे रहे। तो इफेक्टिवली जेनोसाइड जारी है। ये बड़ी खतरनाक बात है कि इफेक्टिवली जेनोसाइड जारी है और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इस सारी सूरत हाल को वो एक पीस पोर्ट्रे कर रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो ये जो चार मेजर चीजें हैं, इसके बाद तो सीज फायर इस सूरत हाल को किसी सूरत वो कहना भी नहीं चाहिए, पीस तो बहुत दूर की बात है। यानी बॉम्बिंग करना ये सीज फायर का हिस्सा है। इसको आप सीज फायर कहेंगे कि वो फलस्तीनियों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं। जो उनकी जमीनी फौज मौजूद है जो गजा के 58% एरिया के ऊपर मौजूद है और उस 58% एरिया में वो जनाब सिस्टमैटिकली फलस्तीनियों के जो घर बच गए हैं, जो बिल्डिंग्स खड़ी हैं उनको सिस्टमैटिकली वो डेटोनेट कर रहे हैं। तो यही कुछ तो सीज फायर से पहले हो रहा था। फिर ये जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ देर पहले ये ऑर्डर किया है कि रेजिस्टेंस की जो टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए। जिस एरिया में इजरायली फौज मौजूद है जो कि 58% एरिया गजा का बनता है, यहां पर टनल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया जाए। ये तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। इसको आप हमला नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भाई? एक तो हमास ज़ाहिर है कि उन टनल्स के अंदर मौजूद होगी, दूसरा यह है कि सीज फायर में आप उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको तबाह कर रहे हैं। तो यह कैसे चलेगा? यानी दोनों की फौजें बैठेंगी ना। यह तो नहीं कि एक फरीक जो है वो दूसरे की कैपेबिलिटीज को तबाह करता रहे और दूसरा खामोशी के साथ बैठा रहे। तो इसको आप फिर क्या कहेंगे? और सबसे चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जो एड रोकी हुई है, जो जिस सतह के ऊपर जेनोसाइड चली गई थी उसमें तो जो जेनोसाइड है वो भूख की वजह से हो रही है, स्टारवेशन की वजह से हो रही है। तो अगर फुल स्केल बॉम्बिंग नहीं भी हो रही तो एड तो अंदर नहीं जा रही और जो उनका स्टारवेशन लेवल है उससे शहादतें भी हो रही हैं और उससे जो उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, जो सूरत हाल है। तो स्टारवेशन एज अ वेपन था फॉर जेनोसाइड जो कि अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये फलस्तीनियों के लिए एक मेजर बिट्रेयल साबित हो जाएगी अगर रीजनल कंट्रीज ने अभी स्टैंड ना किया और इजराइल के इस क्रिमिनल माइंडसेट को जवाब ना दिया और इसी तरह से अलाउ किया। अब आप देखें ना, कल अमेरिका ने अनाउंस किया कि अमेरिका की जो फौज है उसने ड्रोन फ्लाइट्स गजा के अंदर जब शुरू कर दी है सीज फायर की मॉनिटरिंग के लिए। तो ये कौन सा सीज फायर है जो यहां पर मॉनिटर जब किया जा रहा है? इसलिए बहुत ज्यादा फियर्स हैं, बहुत ज्यादा कंसर्न है और इजराइल की क्रिमिनल माइंडसेट और उसके ये हमले ये सूरत हाल को और ज्यादा नाज़रीन पेचीदा बना रहे हैं। और हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि ये सीज फायर जो वो कोलैप्स हो सकता है। ये हमास ने खबरदार किया है और जो गारंटर्स हैं उनको मैसेज भेजा है कि इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। और तो इजराइल ने इस ब्रूटल वॉर के अंदर जो कि एक जेनोसाइड है, मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे खौफनाक जेनोसाइड है, इस सब के बावजूद जब उसके गोल्स पूरे नहीं हुए तो इस डिफीट को वो अब सीज फायर को एक्सप्लॉइट करके कवर अप करना चाहता है और एक बार फिर सिविलियंस को जब वो मार रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए जो सीरिया का इलाका है सुवेदा, जहां पर दुरूज मौजूद है, जहां पर इससे पहले जंग का माहौल पैदा हो गया था। तो आज वहां से क्या खबर आ रही है? कल जो इजरायली फौज है उसने सीरिया के इलाके में आगे एडवांस किया है और आज उस सुवेदा के इलाके में यह खबर सामने आ रही है कि जो अल शरा की फोर्सेस हैं और वहां पर सुवेदा में जो लोकल ग्रुप्स हैं जिनको इजराइल सपोर्ट करता है उनकी झड़पें इस वक्त शुरू हो गई हैं और सिटी के अंदर जो है वो हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सिविलियंस को यह कहा गया है कि वो घरों में रहें और अपने खिड़कियां और दरवाजे जब वो बंद कर लें। ये इस वक्त सुवेदा के अंदर अचानक सूरत हाल जब वो पैदा हो गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन आलमी सतह के ऊपर
बहुत बड़े वाकयात हो रहे हैं और इससे जब मुस्तकबिल तय होगा कि मामलात किस डायरेक्शन में जाएंगे। ट्रंप का जो एशिया का दौरा है वो शुरू हो चुका है, मलेशिया वो पहुंच चुके हैं और इसी टूर में वो अपने जो दो मेजर एलाइज हैं साउथ कोरिया और जापान, वहां पर वो जाएंगे और ये उनका पहला दौरा होगा दोनों मुल्कों का। और दोनों से वो डिमांड कर चुके हैं जो ट्रेड वॉर में, ये बड़ा अहम तरीन दौरा होगा और दोनों मुल्क सोच रहे हैं कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन इसी दरमियान जब ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया और जापान जा रहे हैं तो नॉर्थ कोरिया जो है वो एक्टिव हो गया है और नॉर्थ कोरिया के हंगामी दौरे हो रहे हैं रशिया के और बेलारूस के इस ट्रंप के दौरे से कबल। उधर नज़ीर वेनेजुएला से खबर यह है कि वेनेजुएला ने कोस्टल लाइन के ऊपर लार्जेस्ट एक्सरसाइजेज जो वो शुरू कर दी हैं। उनकी 9 स्टेट्स हैं जो कोस्टल लाइन के ऊपर हैं, उन 9 की 9 स्टेट्स के अंदर लार्ज स्केल जो जंगी मशकें हैं वो शुरू हो गई हैं, जिसमें जो मेजर वेपन्स वहां पर देखे जा रहे हैं वो रशियन वेपन्स हैं। तो देखिए वेनेजुएला की अगर फुल स्केल इन्वेजन होती है तो ऐसा नहीं होगा कि जो अमेरिकन फौजें हैं वो किसी जमीनी रास्ते से दाखिल होंगी, वो समंदर के रास्ते से उनके साहिलों के ऊपर जब वो उतरेंगी तो इसलिए वो साहिलों को महफूज बनाने के लिए वहां पर जब जंगी मशकें कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये फुल स्केल इन्वेजन शुरू होती है तो ये अमेरिका के लिए ये कोई अच्छी जंग साबित नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल ये एक बड़ी हॉरिफिक वॉर होगी, क्योंकि जब फुल स्केल इन्वेजन जब शुरू होगी तो क्या होगा कि 1 महीने तक वेनेजुएला पर बमबारी होती रहेगी। 1 महीने तक उनकी कोस्टल लाइन को जो है वो मलबे का ढेर बना दिया जाएगा, उनके कैपिटल के ऊपर अटैक किया जाएगा, उनकी सारी बेसेस जब वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, उनके पूरे मुल्क के ऊपर जब वो बॉम्बिंग 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये भी हो सकता है। यानी जब अफगानिस्तान पर और इराक पर अटैक हुआ है, इन्वेजन हुई है, तो उससे पहले कई रोज तक जब वो कारपेट बॉम्बिंग होती रही है। कारपेट बॉम्बिंग में बस ये नहीं देखा जाता कि टारगेट क्या है, ठीक है ना, बस उसमें बम गिरा दिए जाते हैं, वो कहां पर जाकर गिरते हैं, तो उसी बमबारी में कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती हैं। तो ये वेनेजुएला के लिए ज़ाहिर अच्छा नहीं होगा और इसलिए वेनेजुएला ने हर वो रास्ता अपनाया है जो डिप्लोमेसी के जरिए। अब देखें ना, दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल खुद वेनेजुएला के पास है, हालांकि जो बाकी ऑयल कंट्रीज हैं कितने रिच कंट्रीज हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो वेनेजुएला के पास है। लेकिन इस सब के बावजूद वेनेजुएला एक गरीब मुल्क है, तो वेनेजुएला ने जो है वो बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। आखिरी दम तक जो है वो उन्होंने ये भी ऑफर कर दिया कि प्रेसिडेंट मडूरो जो है वो स्टेप डाउन करने के लिए तैयार है। बहुत कुछ उन्होंने ऑफर किया है, हर वो रास्ता निकालने की कोशिश की है कि जिसके जरिए वो जंग को अवॉइड कर सकें। लेकिन जब ये एक साम्राज्य फैसला कर लेता है कि उसने बस हमला ही करना है, तो फिर क्या किया जा सकता है? या तो प्लेट में रखकर जब उनके सामने सरेंडर कर दिया जाए, तो ऐसे तो ज़ाहिर नहीं होता। वियतनामीज भी तो हैं, वो आखिरकार लड़े थे, ठीक, और फिर क्या हुआ? तो जो अमेरिका अटैक करेगा जाहिर है उसमें वेनेजुएला का नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन अगर ये एक और वियतनाम अमेरिका के लिए साबित हुआ तो फिर एम्पायर का क्या होगा? तो ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका के पास बड़ी फायर पावर है तो वो वेनेजुएला को मलिया मेट कर देगा, नहीं। ये देखा है, इराक में ये देखा गया, अफगानिस्तान में देखा गया, ये बॉम्बिंग करते रहते हैं, वियतनाम में ये देखा गया, बॉम्बिंग करते रहते हैं, जब जमीन पर उतरते हैं तो पता चलता है कहानी कुछ और है। वो गोरिल्लाज जब निकल कर आ जाते हैं और फिर 20-20 साल तक जंगें होती हैं, और फिर जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका निकला, जैसे वियतनाम से निकला, फिर वो होता है। और फिर इराक में हजारों अमेरिकन फौजी जब मारे गए थे, तो ये आसान नहीं होगा। और इस ट्रंप के लिए जो जंगों को रुकवाने का नारा लेकर आया हुआ है, अगर यहां पर कुछ ऐसा वैसा ऊपर नीचे हो गया तो फिर आप देखेंगे कि इस एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो कितना तेज होगा। तो बहरहाल ये बहुत ही मुश्किल टाइम है वेनेजुएला के लिए और बाकी मुल्कों के लिए, अगर उनके ऊपर जब वो फुल स्केल अटैक होने जा रहा है। अच्छा, ये ट्रंप साहब जब वो कतर में रुके, मलेशिया जाने से पहले कतर में छोटा सा क्याम उन्होंने किया और जो त्यारा है उसके अंदर ही अमीर कतर के साथ मुलाकात हुई। ये त्यारा भी कतर ही ने, अमीर कतर ने जब गिफ्ट किया, और इसी त्यारे के अंदर जब मुलाकात हुई, खुश गपियां हुई और इसको जब वो बात की गई गजा पीस ये सारा, और इसमें यह भी कहा गया कि जो कतर की फौज है वो गजा में जा सकती है। ये ट्रंप ने जब वो बात की, ट्रंप हिंट्स कतर कुड बी पार्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन फोर्स। अच्छा, तो ये सारी बातें ट्रंप ने अच्छी अच्छी की, और इस मुख्तसर स्टे का मकसद भी यही था कि ये दिखाया जाए कि हम अमन करवा रहे हैं और अमेरिका मुसलसल जज इजराइल को कंट्रोल किए हुए है और दबोचे हुए है और बस हिलने नहीं दे रहा नेतन्याहू को। तो इसका मकसद यही था। लेकिन जब ट्रंप साहब यहां पर ये बात कर रहे थे तो गजा में अटैक्स हो रहे थे, तो गजा में एड अंदर नहीं जाने दी जा रही, और नए मंसूबे, नए ऑर्डर्स फलस्तीनियों के खिलाफ। और वेस्ट बैंक के अंदर, अब मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, पैलेस्टीनियन किल्ड एज इजरायली अटैक्स अक्रॉस गाजा थ्रेटन सीज फायर। यानी फलस्तीनियों को मार देना ये उन्होंने बहुत ही नॉर्मल कर दिया है, बहुत ही नॉर्मल कर दिया है। सीज फायर के बावजूद फलस्तीनियों को, लेबनीज को मार देना यह बहुत नॉर्मल है। इसको सीज फायर ही गिना जाएगा। 2, 4, 10 फलस्तीनी लेबनीज मारे जाएं तो फिर भी वो सीज फायर होगा। लेकिन अगर एक भी इजरायली की
डेड बॉडी वापस नहीं आई तो फिर आसमान सर पर वो उठा लेंगे कि पता नहीं दुनिया में क्या हो गया। तो ये वो माइंडसेट है जो यहां पर कभी अमन नहीं होने देगा कि यहां के जो नेटिव्स हैं उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू नहीं है। और इजराइल क्या ऑफर करता है यहां के लोगों को? फुल स्केल अग्रेशन से लो स्केल अग्रेशन, इस दरमियान में उन्होंने चूज करना है। मैंने पहले भी बात की कि यहां के लोगों के लिए कोई नॉर्मल लाइफ, एक पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ ऑप्शन ही नहीं है। उनके लिए ऑप्शन बस ये है कि वो फुल स्केल बॉम्बिंग देखेंगे या लो स्केल बॉम्बिंग देखेंगे, बस उनके सामने ऑप्शन ये है। तो ये जो माइंडसेट है, इंसानों को इंसान ना समझना और उनकी जिंदगियों की कोई वैल्यू ना करना, नॉर्मलाइज कर देना, उनको मारना, तो ये वो माइंडसेट है कि जिसने 100 साल हो गए हैं, ये ऐसा तनाज़ा है कि जिसमें अमन नहीं हो सका मिडिल ईस्ट में। हालांकि अरब्स ने अनकंडीशनल मुआहदे भी इजराइल के साथ कर लिए, और जैसे हरेट्स ने लिखा कि अब्राहम अकॉर्ड, ये अनकंडीशनल जो मुआहदे थे जिसमें फलस्तीन के हवाले से कोई कंडीशन नहीं लगाई गई थी, यही वो सबसे बड़ी गलती है रीजन की जिसने इजराइल के हाथ खोल दिए और उसने फिर फलस्तीनियों के साथ वो किया जो पिछले 2 साल में हमने देखा है। जो इजराइल की इस पूरे 100 साल वायलेंस के अंदर वो नहीं देखा गया जो पिछले 2 सालों में। वजह क्या है? वो एग्रीमेंट जिनको आप पीस एग्रीमेंट कहते हैं, जो अनकंडीशनल पीस एग्रीमेंट्स हैं, जिसने इजराइल के हाथ खोल दिए कि वो जो चाहे फलस्तीनियों के साथ करे, मिडिल ईस्ट तो उनके साथ ही खड़ा ना। तो ये वो सबसे बड़े डिजास्टर फैसले थे जो रीजन ने किए। तो उधर वो अटैक्स हुए हैं और इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने ऑर्डर किया है कि टनल्स को जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, टू बिगेन डिस्ट्रॉइंग टनल्स। जो 58% एरिया जहां पर इजरायली फौज मौजूद है वहां पर वो कह रहे हैं कि इनको डिस्ट्रॉय करना जो शुरू कर दिया जाए, और टनल्स को डिस्ट्रॉय करना ये हमारा सेंट्रल मिशन है, और 60% टनल्स है वो मौजूद हैं। और वो कहता है कि ये अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ जो है वो मुकम्मल उनको एतमाद में लेकर हम ये फैसला कर रहे हैं। तो 60% टनल्स मौजूद हैं। तो पहले तो ये इनके मुंह के ऊपर सबसे बड़ी चपेट है कि 60% टनल्स अभी भी हमास के मौजूद और ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। दूसरी बात ये है, टनल्स पर हमला तो रेजिस्टेंस पर हमला है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी कैपेबिलिटीज को तबाह करना, और फिर टनल्स में हमास के फाइटर्स बैठे होंगे तो वहां पर अटैक, तो फिर हमला कर दिया गया ना। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है उसी वॉर को, उसी एग्रेशन को जारी रखने का, लेकिन जरा डिफरेंट अंदाज में। क्योंकि देखिए जो मुजाहरे हो रहे थे उससे वेस्टर्न हुकूमतें बहुत तंग थी, और हम देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न हुकूमतों ने जो बातें की है वो सिर्फ अपने लोगों के प्रेशर में की है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ अभी तक कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं उठाया है। यानी इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस जेनोसाइड को जेनोसाइड नहीं समझा, उन्होंने इजरायली अग्रेशन को अग्रेशन नहीं समझा, उन्हें इजराइल के इन सारे कारनामों से, करतूतों से कोई मसला नहीं है। उन्होंने जो स्टांस इजराइल के खिलाफ लिया वो सिर्फ अपने अवाम के प्रेशर में लिया और उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए लिया। तो यहां पर जो सबसे बड़ा मसला आ रहा था वो उन मुजाहरों का आ रहा था जो उस वक्त नहीं हो रहे। तो वो जो बुनियादी जंग थी वो तो अपनी जगह पर जारी है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस बिट्रेयल है जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। अब ये देखिए मार्को रूबियो साहब जो यहां पर अमन करवाने के लिए आए हैं, क्या बात कर रहे हैं। नेतन्याहू एंड रूबियो रीअफर्म कमिटमेंट टू डिसआर्म हमास। हमास को हम डिसआर्म करेंगे, यानी जिसने जेनोसाइड किया उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डिसआर्म जब हमास को करेंगे। और जब अमेरिका ये बात करता है कि वो हमास को डिसआर्म करेगा, 2 साल उसने डायरेक्ट इस जंग में हिस्सा लिया, जर्मनी ने हिस्सा लिया, बर्तानिया ने हिस्सा लिया, नेटो ने हिस्सा लिया, उसके बावजूद वो हमास को डिसआर्म नहीं कर सके। ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब फिर कहते हैं हमास को, तो ये डिसआर्म करना यानी फुल स्केल अग्रेशन से हमास डिसआर्म नहीं हुई तो इनकी धमकियों से हो जाएगी। तो कैंसर पेशेंट जो है वो उनको लीव नहीं करने दिया जा रहा, रफा क्रॉसिंग नहीं खोली जा रही ताकि कैंसर पेशेंट जो है वो बाहर जाकर इलाज करवा सके। तो ये क्या है? ये क्या माइंडसेट है? सोचिए अगर रशिया भी यही करना शुरू कर दे यूक्रेन में, तो फिर यूरोप का रद्द-ए-अमल जो हो क्या होगा? तो ये जो अपने आप को इजराइल अपने आप को पोर्ट्रे करता है कि ये सिविलाइजेशन का गार्डियन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गार्डियन है ये इजराइल। तो वैसे जो पिछले 200-400 साल में वेस्ट ने किया है तो उसका सही चेहरा वैसे इजराइल ही बनता है, जो 200-400 साल में वेस्टर्न ने पूरी दुनिया में जो कुछ किया है। तो अब हमास की स्टेटमेंट जारी हुई है, इजराइल पोस्ट सीज फॉर डेमोलेशंस इन गाजा वायलेट्स एग्रीमेंट। ये बिल्कुल कोलैप्स हो सकता है, इजराइल मुकम्मल तौर पर वायलेट कर रहा है। और समूतरेच की स्टेटमेंट देखिए, समूतरेच ने इजरायली सेटलर्स को कहा है कि वो एक बड़ी कैंपेन चलाएं, बड़े बड़े मुजाहरे करें। किस लिए? अमन के लिए नहीं, इस रीजन में खुशहाली और भाईचारे के लिए नहीं, बल्कि ये कैंपेन करें, बड़े बड़े तहरीकें चलाएं, मुजाहरे करें, रैलीज निकालें कि हमने वेस्ट बैंक को अनेक्स करना है। और उसने आगे लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी है। उसने कहा कि जैसे इजरायली कैदियों की जो फैमिलीज हैं उन्होंने बड़ी बड़ी रैलीज निकाली, तो इसने अल्टीमेटली ट्रंप का माइंड बनाया कि भाई यहां पर एक सीजफायर हो जाना चाहिए, क्योंकि इजराइल के लोग ये कह रहे हैं। तो उसने कहा अगर तुम भी ऐसे बड़े बड़े मुजाहरे करोगे, रैलीज निकालोगे, तो ट्रंप का माइंड बन जाएगा, उसको अंदाजा होगा कि इजरायली यही चाहते हैं और वेस्ट बैंक को जब हम एनेक्स करेंगे और हम एलिमिनेट कर देंगे द डेंजरस आइडिया ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। ये कुछ भी नहीं है, ये प्रॉक्सी है, ये कॉलोनी है, ठीक है ना, ये वायलेंस की बुनियाद पर बनी है, वायलेंस
کے ذریعے یہ چلتی رہے گی اور الٹیمیٹلی یہ کولیپس ہو جائے گی. یہ کچھ بھی, یہ پراپر کنٹری نہیں ہے. کوئی بھی پراپر کنٹری اس طرح سے بیہیو کرتا ہی نہیں ہے, چاہے وہ جتنا مرضی طاقتور ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ برطانیہ ہو اور فرانس اور جرمنی ہو. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی پاور جو ایک پراپر کنٹری ہے وہ کبھی اس طریقے سے بیہیو کر ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ بس ایک پراکسی ہے, جیسے کسی نے ڈاکو پال رکھا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انہوں نے اس کو اسی لیے پال رکھا ہے, جس کو ڈرٹی ورک کرنے کے لیے جب رکھا ہوا ہے, جس کا پراؤڈ یہ ہے, ایروگنس یہ ہے کہ ہم طرح طرح سے لوگوں کو اسیسینیٹ کر سکتے ہیں. یہ اسرائیل کی سب سے بڑی کیپیبلٹی ہے. اچھا, اسی درمیان سیریا سے کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ جو سویدا کے اندر ایک سو کالڈ سا سیز فائر ہوا تھا, تو وہ سیز فائر جو ہے وہ وائلیٹڈ اگین ان سویدا صدرن سیریا. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ پیچھے چونکہ کوئی سالڈ ایگریمنٹس نہیں ہے, پیچھے چونکہ کوئی لانگ لاسٹنگ سولوشن طے نہیں ہوا, تو اسی لیے وہ جنگیں دوبارہ چھڑ جاتی ہیں. جیسے لیبنان میں آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے, غزہ میں یہی صورتحال ہے, اور اب سیریا میں وہی صورتحال ہے. یہاں پر ایک امن تو ہو گیا سو کالڈ, لیکن پھر وہاں پر جنگ شروع ہو گئی ہے. اب جو الشرا کی فورسز ہیں اور جو ادھر دروز ملیشیا ہے لوکل, جو تو ان کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. اور ان کا مطالبہ کیا ہے, جو دروز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے, یعنی ہم یہاں پر الگ کنٹری بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اسرائیل. الگ کنٹری وہ بنانا چاہتے ہیں جناب علی. اچانک ان کو یاد آیا کہ انہوں نے یہاں پر الگ کنٹری جب بنانا, تو ہیوی کلیشز وہاں پر شروع ہو گئے ہیں, ہیوی ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں, مارکنگ این ادر وائلیشن آف دا سیز فائر. اور لوکل فورسز جو ہیں ان کی لڑائی بھرپور طریقے سے جاری ہے. سیولینز کو کہا گیا ہے کہ وہ ونڈوز سے دور رہیں اور پبلک ایریا میں نہ آئیں, گھروں میں رہیں, ڈیو ٹو دا ہیوی ویپن فائر ٹارگیٹنگ دا سٹی. تو ان کو کہا گھروں میں رہیں, باہر نہ, اور ونڈوز کے قریب بھی نہ. ہیوی ویپن شہر کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. دوسری طرف ملیشیا میں بڑی ریلی بھی ہوئی ہے, ٹرمپ صاحب وہاں پر موجود ہے, تو پرو پیلسٹائن ڈیمونسٹریشن ریلی وہاں پر ہوئی ہے. اب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ یہاں پر بڑی بڑی ملاقاتیں کریں گے, تمام ورلڈ لیڈرز جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں. تو آگے پھر ساؤتھ کوریا اور جاپان جائیں گے, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جو امریکن پالیسی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے 10% ٹیرف پھر کینیڈا پر لگا دیے, اور کینیڈا کا جرم کیا ہے؟ کسی ایک سٹیٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ایڈ چلا ہے, یہ اشتہار نہیں ہوتا, 1 منٹ کا ایک ایڈ چلا ہے, وہ ٹرمپ کو پسند نہیں آیا تو اس پر پھر ٹیرف لگا دی. وہ جو سارے مذاکرات ہو رہے تھے وہ جناب پورا پھر لڑائی ڈال دیا کینیڈا سے. تو یہ ٹرمپ کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اس کا طریقہ کار ہے. تو جاپان اور ساؤتھ کوریا دونوں پر امریکن فوجیں موجود ہیں, دونوں جو پیسیفک ہے یعنی جو چائنا سے اصل جنگ ہونی ہے اس کے پلر ہیں. تو وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اب یہ وہاں پر جائیں گے اور ساؤتھ کوریا میں چائنا کے صدر سے ملاقات ہوگی, پھر جاپان جائیں گے. لیکن درمیان میں نارتھ کوریا ایکٹیو ہو گیا ہے. نارتھ کوریا کی جو چیف ڈپلومیٹ ہے تو وہ وزٹ کر رہی ہیں رشیا اور بیلاروس کو بیفور ایپیک سمٹ. یہ بھی ایک بہت بڑا سمٹ ہے, اس میں بڑے لیڈر جو شریک ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے نارتھ کوریا ایکٹیو ہے, کیا کرنا ہے, کیا آگے معاملات لے کر چل رہے ہیں. تو یہ بڑی گریٹ گیمز ہے وہ دنیا میں جاری ہے. ابھی کچھ بھی سٹیبل نہیں ہے. ابھی تو یہ دیکھیے, یہ جو دور ہے نا اگلے 10 15 20 سال, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس میں ایک عالمی جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر عالمی جنگ نہیں بھی ہوتی تو بہت ساری جنگیں ہوں گی, بہت ساری جنگیں ہوں گی. اور جب تک ایک نیا ورلڈ آرڈر سامنے نہیں آ جاتا, یا یہی امریکن ورلڈ آرڈر جو ہے وہ دوبارہ ری اسٹیبلش نہیں ہو جاتا, تو یہ دونوں چیزیں ہونی ہیں, یا نیا ورلڈ آرڈر آئے گا یا یہی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کسی اور فارم کے اندر ری اسٹیبلش ہوگا. تب تک آپ کو مختلف جنگیں نظر آئیں گی جس میں ایک عالمی جنگ کا خطرہ مسلسل برقرار رہے گا. تو اور کولڈ وار میں اتنا خطرہ نہیں تھا عالمی جنگ کا جتنا اس وقت ہے. وینزویلا نے لانچ کر دیا ہے کوسٹل ڈیفنس ڈرلز امڈ یو ایس ملٹری بلڈ اپ. ٹھیک ہے نا, فوجیں چونکہ ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے, سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے, تو انہوں نے جناب یہ ڈرل شروع کر دیے. لارج سکیل یہ ڈرلز ہیں, کیونکہ سی آئی اے جو ہے وہ کوورٹ آپریشنز کر سکتی ہے. امریکہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنی ملٹری کو. وینزویلا پریپیئرز اٹس فورسز فار دا ورسٹ, وہ اپنے آپ کو سب سے ورسٹ ترین سینیریو کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ فل سکیل انویژن. اس سے پیچھے بہت سارے راستے ہیں, ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہیں, اسیسینیشن ہے پریزیڈنٹ مڈورو کی, فوجی بغاوت ہے. اچھا, فوجی بغاوت نہیں ہو پائی ہے پچھلی کئی دہائیوں سے, تو فوجی بغاوت وہ ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ہوگی نہیں. تو پھر باقی آپشنز وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو وینزویلا کی جو فوجیں ہیں وہ ورسٹ سینیریو کے لیے تیار ہو رہی ہیں. وینزویلا کے میڈیا نے فوٹیج جو جاری کی ہے جس میں فوجیں جو ہے وہ 9 کوسٹل لائن جو سٹیٹس ہیں وہاں پر نیشن وائڈ ڈرلز کر رہی ہیں. اور جو بولیوین ان کے بڑی جنگجو فورسز ہیں, ملینز آف جنگجو اس میں ہیں, وہ رشین میڈ جو شولڈر فائر اینٹی کرافٹ میزلز ہے وہ بھی چلاتے ہوئے ان کو دکھایا گیا ہے. تو مکمل وہ ریڈینس دکھا رہے ہیں فار اے پاسبل کنفرنٹیشن, ایک جنگ جو پنپ رہی ہے, جو ہو بھی سکتی ہے, جو ٹل بھی سکتی ہے, ہو بھی سکتی ہے, ٹل بھی سکتی ہے, ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, وہ کسی بھی فارم میں ہو. آخری اس کی سٹیج فل سکیل انویژن ہوگی. تو وینزویلا نے بتایا ہے کہ یہ جنگی مشقیں آج نہیں ہم نے شروع کی, یہ 72 گھنٹے پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں, اناؤنس آج وہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ
کنٹری کو اندر سے جو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو خانہ جنگی ہے وہ بھی تو آن دی ٹیبل ہے نا, وینزویلا میں خانہ جنگی کروانا. سو یو ایس ڈپلائز موسٹ لیتھل ایئر کرافٹ کیریئر ٹو دا کریبین. موسٹ لیتھل یہ جیرلڈ فورڈ جو ہے نا ایئر کرافٹ کیریئر, یہ موسٹ لیتھل ہے اور 100 جنگی طیارے اس کے اوپر ہوتے ہیں, تو یہ انہوں نے ڈپلائی کیا. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے آگاہ کریں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.